मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज की खास पेशकश देश हमारा। लेकिन देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के बांका जिले के एक मदरसा में शक्तिशाली विस्फोट, मदरसे की इमारत गिरी, पुलिस विस्फोट की वजह जानने में जुटी। बिहार में लॉकडाउन खत्म, रात के दौरान जारी रहेगा कर्फ्यू, 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे निजी और सरकारी संस्थान। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही पाबंदी। सीएम योगी के आदेश पर लिया गया फैसला। देश को निःशुल्क टीका और गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सरकार पर पड़ेगा 1.45 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की मुलाकात, मराठा आरक्षण, GST के मुद्दे पर बातचीत। और सरकार के नोटिस के बाद ट्विटर ने JGB और 3 अन्य के अकाउंट पर लगाई रोक। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के बांका जिले के नौटेलिया थाना के अंतर्गत पड़ने वाला एक मदरसे में शक्तिशाली विस्फोट से दहल गया। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि मदरसे की इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हम आपको बता दें कि मदरसा एक मस्जिद के अहाते में सामने वाले हिस्से में था और लॉकडाउन की वजह से ये भीतर से बंद था। इसके भीतर से एक रास्ता मस्जिद की तरफ जाता है जिसके दरवाजे खुले हुए थे। धमाके के कारण मदरसे की इमारत को बहुत नुकसान हुआ है। धमाके के वक्त शायद वहां कोई नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। अभी FSL की टीम जांच कर रही है। पुलिस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि ब्लास्ट की वजह जान सके। धमाके में किसी जान के नुकसान का मामला सामने नहीं आया है। क्योंकि अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नौटोलिया है बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। FSL की टीम हमारी आ रही है। FSL की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के मद्देनजर 5 मई से लागू लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। हालांकि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लॉकडाउन से कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आई है, लिहाजा लॉकडाउन खत्म किया जाता है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे, निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अब भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कोविड-19 के उपचाराधीन मामले 600 से कम रहने के कारण राज्य सरकार ने मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू में छूट दिए जाने का फैसला किया है और अब पूरे प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बुधवार 9 जून से पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में केवल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गए हैं क्योंकि सभी जिलों में इस समय सक्रिय संक्रमण के मामले 600 से नीचे हैं। कोरोना वायरस के कम होती संक्रमण दर को देखते हुए जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 उपचाराधीन मरीजों का मानक तय किया गया था। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में डिजिटल उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोवैक्सीन के टीकों के बच्चों में परीक्षण के लिए यहां के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 6 से 12 वर्ष के बच्चों की जांच शुरू हो गई है। पटना एम्स के कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बुधवार को बताया कि शिशु रोग विशेषज्ञ ने 6 से 12 वर्ष के बच्चों की विभिन्न जांचें शुरू कर दी हैं। टीके के परीक्षण के लिए 50 से अधिक बच्चों का अब तक पंजीकरण हो चुका है और शीघ्र ही कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 12 से 17 वर्ष की उम्र तक के 87 बच्चों ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए पंजीकरण कराया था। 1 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच लोगों को निःशुल्क टीका और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी वयस्कों को निःशुल्क टीका प्रदान करने की घोषणा से सरकारी खजाने पर 45,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए के बीच का बोझ पड़ेगा।
यह सरकार द्वारा तय किए गए 45,000 करोड़ रुपए के बजट से ज्यादा है। साथ ही करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को नवंबर तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल उपलब्ध कराने पर 1.1 लाख करोड़ रुपए से 1.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूत्रों ने कहा है कि इन दोनों पर कुल खर्च 1.45 लाख करोड़ रुपए के करीब बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के पिछले फैसले को पलटते हुए सोमवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार अब सभी वयस्कों के लिए टीके खरीदेगी और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को 21 जून से निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जून में समाप्त होने वाली निःशुल्क खाद्यान्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देने के लिए 2 साल की जेल के प्रावधान समेत कई चुनाव सुधारों से संबंधित प्रस्ताव पर तेज गति से कदम उठाए जाए। चंद्रा ने बताया, मैंने कानून मंत्री को पत्र लिखा है कि इन प्रस्तावों पर तेज गति से कदम उठाए जाए और आशा करता हूं कि इन पर मंत्रालय की ओर से जल्द विचार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने जिन चुनाव सुधारों के प्रस्ताव दिए हैं उनमें एक मुख्य प्रस्ताव चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देने पर 6 महीने जेल की सजा को बढ़ाकर 2 साल करने के प्रावधान से संबंधित है। 2 साल की सजा होने पर संबंधित उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर 6 साल तक की रोक लग जाएगी। चंद्रा का कहना है कि मौजूदा समय में 6 महीने की जेल का प्रावधान है, जिससे किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आयोग ने यह प्रस्ताव भी दिया है कि पेड न्यूज को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराध बनाया जाए और इसके लिए ठोस प्रतिरोध के प्रावधान किए जाएं। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने भारत में कानूनी कार्रवाई की मांग के बाद पंजाबी गायक जय जीबी, कलाकार एल फ्रेश द लायन और 2 अन्य लोगों के अकाउंट पर रोक लगा दी है। ट्विटर ने एक नए IT नियमों के पालन में देरी को लेकर हो रही आलोचना के बीच ये कदम उठाया। ल्यूमेन डेटाबेस से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने 6 जून को 4 अकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी को कानूनी अनुरोध किया था। इसमें जय जेबी का अकाउंट भी शामिल था। ल्यूमेन डेटाबेस एक स्वतंत्र शोध परियोजना है जिसमें ऑनलाइन सामग्री से संबंधित विभिन्न पत्रों का अध्ययन किया जाता है। सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर से किए गए अनुरोध इसी वेबसाइट पर प्रकाशित होते हैं। जय जीबी के अकाउंट पर जाने वाले लोगों को यह संदेश दिखता है कि कानूनी अनुरोध को लेकर भारत में इस अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे मार्च 2020 के बाद अनाथ हो गए बच्चों की शिक्षा सरकारी या निजी दोनों तरह के स्कूलों में जारी रखने की व्यवस्था करें। इनमें ऐसे अनाथ बच्चे शामिल हैं जिनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की कोविड-19 महामारी के कारण मौत हो गई है। अदालत ने ये हिदायत भी दी है कि उन गैर सरकारी संगठनों व लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने की गतिविधि में शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से मार्च 2020 के बाद अनाथ हुए बच्चों की पहचान का काम जारी रखने को भी कहा है, जिनका विवरण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर बिना देरी किए उपलब्ध कराने की भी हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मराठा आरक्षण, मेट्रो के कार्ड शेड, GST मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार और कांग्रेस नेता अशोक चौहान भी ठाकरे के साथ मौजूद थे। ठाकरे ने पत्रकारों से कहा, मराठा आरक्षण, मेट्रो के कार शेड, GST मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया है। पवार ने बताया कि बैठक 1.5 घंटे तक चली। उन्होंने कहा कि GST मुआवजे से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत हुई। पवार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री भी हैं। नवंबर 2019 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ठाकरे की राष्ट्रीय राजधानी की यह दूसरी यात्रा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारी पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी ने सरकार में मंत्री थे, लेकिन राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए। शाह के कार्यकाल ने गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के नेता की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद शाह से अधिकारी की यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीका लगवाने के बयान पर बीजेपी ने इसे देर आए दुरुस्त आए बताया। दरअसल यादव ने सुबह ट्वीट किया,
जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना वायरस रोधी टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा की है कि टीके वो लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं। हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग टीका नहीं लगवा सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। इस पर बीजेपी के सह मीडिया संपर्क प्रमुख नवीन श्रीवास्तव ने ट्वीट किया, जनाक्रोश को देखते हुए भाजपा से भारत की हुई वैक्सीन लगवाएंगे। डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की परपोती को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। आशीष लता रामगोविंद को सोमवार को अदालत ने यह सजा सुनाई। उन पर उद्योगपति SR महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। महाराज ने उन्हें कथित रूप से भारत से एक ऐसी खेप के आयात और सीमा शुल्क कर के समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिए थे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का वादा किया गया था। लता राम गोविंद जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता ईला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की संतान है। मुंबई उच्च न्यायालय ने अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा को जारी जाति प्रमाण पत्र मंगलवार को रद्द कर दिया और कहा कि प्रमाण पत्र जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। अदालत ने सांसद को 6 सप्ताह के अंदर प्रमाण पत्र वापस करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति RG धुनुका और न्यायमूर्ति VG विष्ट की खंडपीठ ने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो उन्हें 2 सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करना होगा। अदालत ने कहा कि राणा ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मोची जाति से संबंधित होने का दावा किया और यह इस श्रेणी के उम्मीदवार को उपलब्ध होने वाले विभिन्न लाभों को हासिल करने के इरादे से किया गया था, जबकि उन्हें मालूम है कि वो उस जाति से संबंधित नहीं है। सिंगापुर में एक पॉलिटेक्निक संस्थान के चीनी मूल के एक विख्याता को एक भारतीय चीनी जोड़े पर नस्ली टिप्पणी करने पर निलंबित कर दिया गया। मंगलवार को यह जानकारी दी गई। यह घटना एक वीडियो में दर्ज हो गई थी। एन पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रवक्ता ने बताया कि संस्थान उस वीडियो से अवगत है और चीनी मूल के व्याख्याता पर कार्रवाई की गई है। प्रवक्ता ने कहा, हमें अफसोस है कि वह व्यक्ति हमारे स्टाफ का सदस्य है। हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने जो टिप्पणियां की है वह बहुत ही आपत्तिजनक, अपमानजनक होने के साथ साथ हमारे समुदाय के मूल्यों और हमारे स्टाफ के लिए जो आचार संहिता है उसके खिलाफ है। हम मामले की आंतरिक जाँच कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी विचार कर रहे हैं। अब तक के लिए उसे शिक्षण कार्य से निलंबित कर दिया गया है।